Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dream Achievers by Muhammad Adnan. Today we are going to discuss a very important current affair topic regarding CSS 2024 and different other competitive exams also, that is Conference of Parties 28 कॉप, जिसे हम कॉप 28 भी कहते हैं। अगर हम कॉप 27 की बात करें, दैट वाज इन प्रीवियस ईयर इन शर्म एल शेख इजिप्ट हुआ था, रेड सी के पास। तो उसके आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि कॉप 27 के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी, क्या-क्या इम्प्लीकेशंस ली गई थीं, उन इम्प्लीकेशंस के ऊपर कितना अमल किया गया और उन इम्प्लीकेशंस के अंदर फर्दर क्या फ्लॉज़ थे जो कॉप 28 के एजेंडा के अंदर डिस्कस होने वाले हैं। और ये आपके सीएसएस का 2024 के करंट अफेयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कमिंग ईयर के अंदर कॉप 28 यूएई के अंदर होने वाली है। दुबई यूएई में कॉप 28 की 197 कंट्रीज इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उनके अंदर जो क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज हैं वो भी शामिल होंगे, डेवलप्ड कंट्रीज भी होंगे, डेवलपिंग कंट्रीज भी होंगे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी होंगे। और उनके रिगार्डिंग जो क्लाइमेट फाइनेंस, क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह की जितनी भी डिस्कशंस हैं वो सारी देखी जाएंगी। तो हम आज के टॉपिक में हमारी डिस्कशन बेसिकली है भी यही कि कॉप 27 के अंदर कितनी चीज़ें हुई हैं, कितनी चीज़ें जो एजेंडा थी वो नहीं हुई, और कॉप 28 में क्या क्या न्यू एजेंडा रखे जाएंगे और उसकी फर्दर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, और प्रीवियस बैकग्राउंड की बेस के ऊपर हमने फ्यूचर को कैसे लेके चलना है कॉप 28 के अंदर। तो हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि कॉप सीओपी, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली है क्या। दैट इज द 197 कंट्रीज प्रेजेंटिंग देयर इनिशिएटिव टू कर्ब ग्लोबल वार्मिंग एंड डिस्कशन रिगार्डिंग फ्यूचर क्लाइमेट एक्शन। ये बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट का एक पार्ट है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंदर जो है लॉन्च की गई थी वर्ल्ड के अंदर। उसका पहले कॉप 27 को अलग था, 1997 से ये स्टार्ट हुआ। पहले इसको अलग रखा गया था, फिर पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंदर आया, तो उसके अंदर फिर वो क्लाइमेट के रिगार्डिंग था। तो कॉप को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को क्लाइमेट रिलेटेड में पेरिस एग्रीमेंट के साथ अटैच कर दिया गया। और पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली क्या है, दैट इज अबाउट रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स in the world to adapt effort and troubling gap in mitigation strategies। ये तो बेसिकली स्ट्रेटजीज हैं, मिटिगेशन अडेप्शन, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो क्या कॉप क्या है? कॉप बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये सबसे पहले एजेंडा का डिस्कस किया गया था, एजेंडा एक बनाया गया था 1992 में, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, यूएनएफसीसीसी। ये मल्टीनेशनल लेवल के ऊपर इसको बनाया गया था। उसके बाद इसको इसको जो है वो पेरिस एग्रीमेंट के साथ अटैच कर दिया गया। पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली किया गया था कि वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, मैं थोड़ा-सा आपको इसका कॉम्प्रिहेंस करके थोड़ा-सा बता रहा हूँ कि पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली किस बेस के ऊपर बनाया गया था। तो वो सिर्फ़ ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर नहीं था। पेरिस एग्रीमेंट जब 2015 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, कि वर्ल्ड जो है, जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड था, उसके अंदर जो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, वो वर्ल्ड का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको लेकर आया जाए टिल 2050। ये एक इनका टाइम ड्यूरेशन रखा गया था कि इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड जो है, जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हुई है और वर्ल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो हम उसको क्लीन एनर्जी यूज़ करके, फॉसल फ्यूल जो है उसकी रिडक्शन करके, उसके यूज़ की रिडक्शन करके, तो हम इसका जो टेम्परेचर है वो नीचे लेकर आए। ठीक है। तो जो कॉप है, दैट इज बेसिकली मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
दे अडॉप्ट डिसीजन एंड रेजोल्यूशन ऑन वेरियस क्लाइमेट एक्शन। और क्लाइमेट एक्शंस के अंदर यूएनएफसीसी के अंदर क्या डिस्कशन होती है, दैट इज अ मिटिगेशन स्ट्रेटजी, अडेप्शन स्ट्रेटजी, फाइनेंस स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये चीज़ें डिस्कस होती रही हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें देखें यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है कॉप 1997 में, अगर हम इसकी कॉप की हिस्ट्री को देखें और इनकी मेजर आउटकम्स को देखें, तो कॉप जो 3 थी 1997 में, ये जापान के अंदर हुई थी। इसके अंदर क्या किया गया था कि लीगली बाइंडेड डेवलप कंट्री टू रिड्यूस इमिशन टारगेट्स के साथ जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उसको टारगेट दिए गए थे कि आप इससे ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉसिल फ्यूल्स की एमिशन नहीं कर सकते। उसके बाद कॉप 7 हुई थी 2001 के अंदर, जो मराकेश मोरक्को के अंदर हुई थी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो कॉप जो 3 हुई थी उसको फर्दर उसी को ही फर्दर इन्हांस किया गया था। उसके बाद कॉप 8 हुई। कॉप 8 जो है वो 2002 में न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर हुई थी। और इसके अंदर क्या गया था, डेवलप नीड ऑफ पुअरेस्ट कंट्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जितने भी पुअर कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो फोसल फ्यूल्स का यूज ज्यादा करते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते, या उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो उनको फर्दर डिस्कस करेंगे, तो वो आप उसको क्या करेंगे, उनको एनर्जी की ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद कॉप 13 है। कॉप 13 हुई जनाब 2007 में, ये बाली इंडोनेशिया के अंदर हुई। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज लाइक विजन, मिटिगेशन, अडेप्शन, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस का एक रोड मैप डिस्कस किया गया था। कॉप 28 2008 में हुई, जो पोलैंड के अंदर हुई। दैट इसमें क्या डिस्कस किया गया था, इसमें फंडिंग की डिस्कशन की गई थी। न्यू डिस्कशन जो है वो फंडिंग की हुई थी। कॉप 15 2009 में हुई, कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई थी। इसके अंदर जो है फाइनेंस सेट किया गया था 30 बिलियन। के बाद कॉप 16 2010 के अंदर हुई मैक्सिको के अंदर। कॉप 18 2012 के अंदर कतर, दोहा कतर के अंदर हुई। कॉप 19 जो है वारसा पोलैंड के अंदर हुई 2013 में। और 2015 में कॉप 21 हुई पेरिस फाइनेंस। कॉप 28 20 कॉप 24 जो है 2008, ये भी पोलैंड के अंदर हुई। उसके बाद कॉप 26 हुई 2021 में ग्लासगो यूके के अंदर। और लास्ट जो है अगर हम डिस्कस करें तो कॉप 27 2022 में शर्म उल शेख इजिप्ट के अंदर हुई। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई थी, मेजर चीज़ें जो डिस्कस करने वाली हैं, दैट इज लॉस एंड डैमेज फंड। जितने भी क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनके जितने भी डैमेज या लॉस हुए हैं, जैसे पाकिस्तान का 2022 के अंदर डिस्कस हुआ था क्लाइमेट इश्यूज जो है क्लाइमेट चेंज की बेस के ऊपर, तो उनका प्रॉपर क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज के लिए फंड दिया गया था। उसके बाद 3.1 बिलियन डॉलर्स का जो है वो प्लान दिया गया था। उसके बाद G7 लेड ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी गई थी। अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव दिया गया था। वाटर इनिशिएटिव दिया गया। मैनग्रोव अलायंस जो है वो पार्टनरशिप इंडिया के साथ किया गया। उसके बाद इंडिया लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है वो उसको डिस्कस की गई थी। अब हम आते हैं, ये हमारा अभी तक जो है टिल अभी टुडे टिल इन दिस टॉपिक वी जस्ट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉप and previous strategies till COP 27 इन 2022। उनके अंदर जितनी भी स्ट्रेटजीज हुई उन सबको हमने डिस्कस करने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर जो COP 28 है उनकी की हाइलाइट्स जो हैं वो बेसिक एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले जो उनका बेसिक एजेंडा है दैट इज लॉस एंड डैमेज फंड। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने एक डिसीजन किया दैट दे विल इन टर्म होस्ट ऑफ फंड फॉर 4 ईयर along with यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड पेरिस एग्रीमेंट। इसकी बेस के ऊपर क्या किया गया था कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको इनवाइट किया गया था टू कंट्रीब्यूट उन कंट्रीज के लिए जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो स्मॉल आइलैंड्स हैं। लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज आप देख लें जिस तरह पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो मोर क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज हैं। उसके बाद आप अगर स्मॉल आइलैंड्स की बेस के ऊपर देखें तो आपको डिफरेंट आइलैंड्स कंट्रीज नज़र आते हैं। जिस तरह अगर आप इंडोनेशिया की एग्जांपल दे लें तो इंडोनेशिया के बहुत सारे आइलैंड जो है वो क्लाइमेट चेंज और जो
सी का जो वाटर लेवल को राइज होने की वजह से जो है, जो ख़त्म हो रहे हैं या जो डूबने का खतरा है, उन सब के इश्यूज हैं स्मॉल आइलैंड्स के ऊपर। तो वो जो लॉस एंड डैमेज फंड है, उसको बेहतर किया जाए। हालांकि ये चीज़ लॉस एंड डैमेज फंड कॉप 27 का भी पार्ट था, लेकिन कॉप 27 का जो पार्ट, उसके ऊपर फर्दर कोई वर्क नहीं किया गया, या हम फर्दर ड्रॉबैक्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। एंड अदर very much important agenda of COP28 will be global stock take tax। जीएसटी बेसिकली है क्या? जीएसटी बेसिकली एस्टैब्लिश अंडर पेरिस एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, दैट टेक्स्ट विल बी रिलीज्ड एंड अडॉप्ट विद नो ऑब्जेक्शन। ये जितनी भी पार्टीज होती हैं वो एजेंडा सेट करके एक टेक्स्ट देती हैं जिसके ऊपर सब सिग्नेचरीज होते हैं। अब इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर जो डिस्कशन के मेजर टॉपिक्स हैं, वन इज द टेक्स्ट प्रपोज 8 स्टेप्स टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर राइज विद इन द एम्बिट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसके 8 पॉइंट्स का एजेंडा क्या है, ये इंपॉर्टेंट जगह चीज़ है जो उसके एजेंडे के अंदर डिस्कस होनी है। 8 पॉइंट एजेंडा, फर्स्ट ये है कि ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। जितने भी वर्ल्ड कैपेसिटी यूज़ कर रहा है 1.5 तक ले आने के लिए उसको ट्रिपल करना पड़ेगा। सेकेंड इज एक्सेलरेटिंग एफर्ट टुवर्ड फेज डाउन ऑफ अनअबेटेड कोल पावर। जितने भी कोल यूज़ हो रहा है, हालांकि ये चीज़ें कम हो गई थी, बट आप रशिया यूक्रेन वार के बाद जब यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ को, लाइक जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको फ्रांस नज़र आता है या जर्मनी नज़र आते हैं, जिन्होंने अपने कोल पावर प्लांट जो है वो ख़त्म करने थे, लेकिन जब उनको रशिया की तरफ से एनर्जी रिसोर्स नहीं मिले तो उसके बाद उन्होंने वापस अपने कोल पावर प्लांट्स को चलाना शुरू कर दिया। तो साफ ज़ाहिर है कि जो कॉप 27 या कॉप उसके पहले जो कॉप 26 के अंडर जो चीज़ें डिस्कस की गई थी, उनको फर्दर जो है वो लेकर नहीं जा सके वो। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट इज टुवर्ड नेट जीरो एमिशन एनर्जी, के कम से कम एनर्जी जीरो तक लेकर आए, कि जो एनर्जी जो है वेस्ट हो रही है। उसके बाद लो एमिशन टेक्नोलॉजीज को बेहतर किया जाए। उसके बाद हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बेहतर किया जाए। फोसल फ्यूल्स का जो है वो यूज़ कम से कम किया जाए, और अगर उसको यूज़ किया भी जाए दैट विल ऑर्डरली एंड इक्विटेबल यूज इन ऑर्डरली एंड इक्विटेबल मैनर्स, नेट जीरो बाय 2050 इन कीपिंग विद दिस साइंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग नॉन CO2 emissions इंक्लूडिंग पर्टिकुलर मीथेन emission ग्लोबली बाय 2030। अब मीथेन के ऊपर भी एक बहस है, और ये तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज की निस्बत ज़्यादा बहस है, क्योंकि मीथेन वो गैस है कि जो अब आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है उसके अंदर, जितने भी आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के अंदर आप फर्टिलाइज यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज के अलावा आप उनकी जो मेडिकेशन करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, उन सारी कंट्रीज के बाद जो है वो मीथेन जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहती है, और उन सारी चीज़ों से मीथेन जो है वो इमिट होती है। अब अगर ये कॉप 28 का पार्ट बनाया जाता है तो जितने भी एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं, साफ जाहिर है कि उनको फिर अपनी फर्टिलाइज़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली 180 डिग्री चेंज करना पड़ जाएगा। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कोई आम या सिंपल एस्पेक्ट नहीं है। जैसे पाकिस्तान का देखेंगे तो पाकिस्तान की टोटल इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर जितनी भी जीडीपी है उसका 28% का जो पार्ट है वो सारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आता है। तो अगर आप इसको बिल्कुल ही 180 डिग्री चेंज कर देंगे, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को चेंज कर देंगे या उसकी मेडिकेशन को चेंज कर देंगे, तो वो उनकी इकॉनमी के लिए सडन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। जो करंटली पाकिस्तान जो है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, पाकिस्तान इसके खिलाफ बात करना भी चाहता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेलरेटिंग एमिशन रिडक्शन फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट। जितनी भी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो फोसल फ्यूल्स का यूज़ कम करके उसके अंदर जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं या क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8 पॉइंट जो है वो जो जीएसटी के अंदर आता है, दैट इज फेजिंग आउट ऑफ इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल्स, सब्सिडी टू इनकरेज वेस्टफुल कंजम्पशन, तो टू एड्रेस एंगेज पॉवर्टी ट्रांजिशन एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद फिफ्थ इटरेशन टेक्स्ट मेंटेन। अब इसका नेक्स्ट जो कॉप 26 ग्लासगो के अंदर डिस्कस हुई थी, दैट इज बैलेंसिंग ग्लोबल एस्पायरेशन ऑफ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान विद डाइवर्स एंड
एनर्जी नीड, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान आर्ग्यूज दैट इट नीड्स टू कंटिन्यू यूजिंग कोल टू मीट इट्स डेवलपमेंटल नीड्स। अब एनडीसीज के मतलब मुताबिक जो है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या है कि वो कहते हैं, वर्ल्ड ये कहता है कि आपके जितने भी कोल पावर प्रोजेक्ट्स हैं आप उसको फेज आउट कर दें। बट पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान को अपने, क्योंकि पाकिस्तान कोई डेवलपिंग कंट्री नहीं है और टेक्नोलॉजी भी कोई डेवलप्ड नहीं है पाकिस्तान की, तो उसकी बेस के ऊपर वो कहते हैं कि हमें अपने एनर्जी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो कोल पावर प्लांट्स हैं उनको चलाना चाहिए। और ऊपर सोने पे सुहागा ये भी है कि हमने बहुत सारे कोल पावर प्लांट्स जो है वो अभी लगाए हैं लेटेस्ट, जिस तरह जिसमें आप सी पैक के अंदर जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं तो वो आपको नज़र आते हैं, वो करंटली लगाए गए हैं और वो सारे कोल हैं, जैसे साहिवाल कोल बेस्ड पावर प्लांट है, थर कोल बेस्ड पावर प्लांट है। तो इस तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जो ग्लो जीएसटी के अंदर डिस्कस हुई है, नियरली 200 कंट्रीज एग्री टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इन एनर्जी सिस्टम एट कॉप 28। बट 200 कंट्रीज जो हैं वो एग्री तो हो जाते हैं, ये जीएसटी के अंडर वो सिग्नेचरीज भी हैं, वो एग्री भी हो जाते हैं, बट इशू यहाँ पे ये आ जाता है कि वहाँ बात पूरी नहीं हो सकती, वो उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी फोर्स नहीं है जो उनको जबरदस्ती उसके ऊपर फोर्स करवाए। डिस्कशन तो कॉप 26 में हुई, कॉप 25 में भी हुई, कॉप 24 में भी ये चीज़ें फेज आउट करने की डिस्कशन हुई, लॉस एंड डैमेज फंड्स की डिस्कशन हुई, लेकिन वो उन चीज़ों को मटेरियलाइज नहीं किया गया। अब डिस्कस ये करते हैं, द एग्रीमेंट इज द फर्स्ट टाइम कंट्रीज have made this pledge. The deal aimed to signal policymaker and investor that the world is committed to breaking away from fossil fuel, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि fossil fuels को फेज आउट करना है और क्लीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो ज़्यादा यूज़ करके जो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी गैसेस हैं जो क्लाइमेट चेंज की रीज़न बन रही हैं, उन सब चीज़ों को जो है वो फेज आउट करना है। लेकिन ये अगली बात वही है, जो सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर एक्सट्रीमली अपोज्ड टू एनी मैंडेट टू कट मीथेन एमिशन। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक की मैंने आपको डिस्कस की है। अच्छा, इसके बाद जीएसटी के अंदर आ जाता है, द डेवलपिंग कंट्रीज कॉल ऑन रिच नेशन टू अचीव नेगेटिव कार्बन एमिशन। क्योंकि जो वर्ल्ड की ये जो जितने भी यूरोपियन यूनियन के या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वर्ल्ड की जो CO2 की एमिशन है जो क्लाइमेट चेंज की रीज़न बन रही है, उसका 90% पार्ट तो वही यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर पार्ट बनाया गया कि जितने भी जो रिच कंट्रीज हैं वो, और मज़े की बात यहाँ पे ये है कि 90% एमिशन उनसे हो रही है, बट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको भी फ़र्क पड़ रहा है एट सम एक्सटेंट, लेकिन उनको डायरेक्टली अभी तक फ़र्क इतना नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितने भी बारिशें क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड आ रही हैं या फ्लड्स आ रहे हैं या जितने भी इश्यूज़ हो रहे हैं वो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हो रहे हैं। और इसके ऊपर जो है वो डिस्कस की गई दैट CBDR मीन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। Developing countries argue that rich nations have consumed over 80% of global carbon budget, should allow developing nations their fair share of future emission. ये तो हो गया सेकंड एजेंडा जीएसटी का। अब थर्ड, पहला हमने एजेंडा पढ़ा फंड्स का, फाइनेंस एंड फंड का। उसके बाद थर्ड हमने जीएसटी का पढ़ा, ग्लोबल स्टॉक। थर्ड हम अब देख रहे हैं ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। तो ये हम पहले बात कर चुके हैं कि वर्ल्ड को अगर अगर वर्ल्ड जो है 1.5 डिग्री तक आना चाहता है तो इनको अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी को ट्रिपल करना पड़ेगा, जो तकरीबन 11 कम से कम जो है एटलीस्ट 11,000 गैगा वाट बनती है बाय 2030। अगर वर्ल्ड जो है 1.5 तक आना चाहता है तो टिल 2030 तक जो है वो इनको 11,000 गीगावाट जो है वो एनर्जी करनी पड़ेगी। दैट इज और जो करंटली है इम्प्रूवमेंट अराउंड 2% टू ओवर 4% एवरी ईयर अंटिल 2030। उसके बाद ग्लोबल कूलिंग प्लेज फॉर कॉप 28 के, जिन ग्लोबल कूलिंग का मतलब यह है कि जो वर्ल्ड को कूल करने की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो यूज़ की जाएं। उसके बाद क्लाइमेट फाइनेंस है,
that is another important agenda, important topic, important discussion that will also do in COP27, and it is also will do in COP28. इनके अंदर क्या है, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूनिकैड estimate that wealthy nation on developing countries $5 billion in 2025 under the NCQG new collective quantified goal for climate finance। अब इसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं कि जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है इज वाज कंफर्म्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज अंडर पेरिस एग्रीमेंट इन 2015। ठीक है, उसके बाद द गोल इज टू सेट अ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल बिफोर 2025। द गोल विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ 100 बिलियन पर ईयर। और ये COP27 के अंदर डिस्कस हुआ था कि जो डेवलप कंट्रीज है वो पर ईयर जो है वो 100 बिलियन डॉलर जो है वो पर ईयर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फंड एक अलग अलग रखेंगे, जो क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज को उनकी कैपेसिटीज की बेस के ऊपर दिया जाएगा हेल्प करने के लिए, जो अभी तक जिसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद दिस इंक्लूड $250 बिलियन फॉर मिटिगेट एंड $100 बिलियन फॉर अडेप्शन एंड $150 बिलियन फॉर लॉस एंड डैमेज। अब ये इनको अलग अलग कर दिया गया। टोटल $250 बिलियन जो है वो आपके मिटिगेशन के लिए रखा गया, कि जो मिटिगेट मीन आप पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, जिसमें रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें, क्लीन एनर्जी यूज़ करें। क्लीन एनर्जी के अंदर आप सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, उसके बाद अब तो आपकी डिफरेंट और एनर्जीज भी हैं। तो 100 बिलियन एडेप्शन के लिए, 150 जो है लॉस एंड डैमेज के लिए होगा। उसके बाद द फिगर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज USD 1.5 ट्रिलियन बाय 2030, और ये $100 बिलियन से 1.55 ट्रिलियन तक लेके जाना है 2030 तक। अब यहाँ पे इशू यही है कि ये जो $100 बिलियन पर ईयर जो है जो COP27 के अंदर डिस्कस हुआ वो पर ईयर हैज़ नॉट बीन मेट एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर फेसिंग डेट डिस्ट्रेस। डेट डिस्ट्रेस का मतलब ये है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज, उन कंट्रीज़ का बजट का 20-30 और 40% जो है वो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लडिंग होती है या उनकी वजह से जितने डैमेजेस होते हैं, उन डैमेजेस को फर्दर कम करने के लिए या उन डैमेजेस को ओवरकम करने के लिए जो उनकी लग जाती हैं, तो वो उनका बजट वहाँ चला जाता है, और जिसकी वजह से जो एसेंशियल काम होते हैं लाइक सोशल सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ और डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, उनको उनका प्रॉपर बजट नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से जो है वो फर्दर उनकी जो सोशल सेक्टर्स के इंडिकेटर्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है GGA ग्लोबल गोल ऑन अडेप्शन। अब इसके अंदर क्या है, ग्लोबल गोल ऑन अडेप्शन के अंदर क्या है कि क्लाइमेट वाटर स्कार्सिटी रिडक्शन के ऊपर काम करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इन्हेंस करना है, एंड क्लाइमेट रिलेटेड हेल्थ इम्पैक्ट्स जो हैं वो उनको खत्म करना है। ये बेसिकली सोशल सेक्टर से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपकी तीनों चीजें आ जाती हैं। वाटर स्कार्सिटी भी आ जाता है, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है और फ्लडिंग होती है तो वाटर जो है वो क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी है, दैट इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन रिगार्डिंग क्लीन एनर्जी। हाँ, इसके सम एस्पेक्ट्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, जिसकी वजह से जो है वो क्लाइमेट चेंज का एट सम एक्सटेंट सम परसेंटेज जो है इफेक्ट पड़ता है, बट इट हैज़ मिनिमम इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। इम्पैक्ट उसका ये है कि आपको जब न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करते हैं तो उसके लिए वाटर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, और जब वाटर की ड्रेनेज होती है तो ड्रेनेज वो जो वाटर होता है वो जहाँ पे भी जिस वाटर बॉडी के साथ ड्रेनेज होता है वहाँ की जो मैरीन जो लाइव्स हैं, जिस तरह उनके अंदर जो है वो डिफरेंट पौधे, जड़ी बूटियाँ और जानवर, मछलियाँ और डिफरेंट जो है पानी के अंदर रहने वाले हैं, उनके लिए वो बेहतर नहीं होता, लेकिन ये इट हैज़ द मिनिमम इम्पैक्ट। तो COP28 का ये भी एम है दैट टू ट्रिपल ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी टिल 2050।
अब यहाँ पे अब हम देख रहे हैं, अगर आप इस चार्ट को देखें तो इस चार्ट को बेसिकली ये आपको फेजेस दिए गए हैं, स्टेप्स दिए गए हैं। किन स्टेप्स को, अगर इन्हीं स्टेप्स को हम ऐसे ही लेके चलें तो 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्लस क्लाइमेट रिजिलियंस हो जाएगी, जिनके अंदर 2018 से स्टार्ट हुआ। 28 में अडेप्शन ऑफ रूल बुक दिया गया, जिसकी बेस के ऊपर जो है 1.5 डिग्री तक उसको रोकना है। 2019 हुआ, आर्टिकल 6 निगोशिएशन हुई कि जिसकी बेस के ऊपर क्या था कि अगर कोई भी जो है वो सबको जो है वो एमिशन, कार्बन एमिशन का एक टारगेट दिया गया। उसके बाद 2020 एनडीसी, 2013 फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक, उसके बाद 2015 हो गया। 2018 के अंदर आप देखें स्टेप सेकंड ग्लोब, 2028 में अब होगा सेकंड ग्लोबल स्टॉक टेक होगा, नई ड्राफ्टिंग होगी, नए टैक्स दिए जाएंगे। 2030 तक जो है वो उसको ट्रिपल करें और 2050 तक जो है वो ये फेज दिया गया, स्टेप्स दिए गए। इन स्टेप्स को अगर एनडीसी के अकॉर्डिंग फॉलो करें तो ये आपका क्लाइमेट रिजिलियंस हो सकता है। नेक्स्ट गोल इज पीपीसीए, पावरिंग पास्ट कोल रिजिलियंस। कोल को फेज आउट करना है जो नहीं हो सका, जिससे मैंने पहले आपको डिस्कस किया कि कोल को फ्रांस और जर्मनी की तरफ से फेज आउट होना था और उन्होंने कई हद तक कर भी देना था। बट जब रशिया यूक्रेन वार के बाद जब रशिया की तरफ से जो है वो गैस नहीं मिली तो फिर उनको दोबारा वो करने पड़े। उसके बाद कोल ट्रांजिशन एक्सीलेटर है। कोल ट्रांजिशन एक्सीलेटर के अकॉर्डिंग क्या है कि नॉलेज शेयरिंग, लोगों को अवेयरनेस दी जाए और उस अवेयरनेस में क्या होगा, उनको कहा जाए कि कोल्स को कम से कम यूज़ करें ताकि क्लाइमेट चेंज जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज coalition for high ambition multi-level partnership CH चैम्प फॉर क्लाइमेट एक्शन। डिफरेंट कंट्रीज जो है उनको मिलाया जाए, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, और उनको उसका जो है वो हिस्सा बनाया जाए और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हिस्सा बनाया जाए। अब इसके लिए की कंसर्न्स क्या है, मेजर ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि जो इस एजेंडा के अगेंस्ट हो सकती हैं, जो COP27 में नहीं डिस्कस हुई थी, नहीं हुई। सबसे पहले कि फोसिल फ्यूल्स का जो टाइमलाइन थी वो प्रॉपर उनको नहीं, टारगेट तो दे दिए गए बट उसको फोसिल फ्यूल्स को कम्प्लीटली फेज आउट करने का कोई टारगेट नहीं दिया गया। नो स्पेसिफाइड टारगेट ऑन ट्रिपलिंग ऑफ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी, कि ये ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी की बात तो की गई है कि 2030 तक उसको कर दी जाए, बट उसको फेज आउट नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया कि एग्जैक्टली आपने इसको ट्रिपल कब तक कर देना है, 2030 तक करना है, 2032 तक करना है, कहाँ तक करना है। उसके बाद नो क्लियर मैकेनिज्म ऑफ अचीविंग एडेप्शन गोल्स, lack of accountability on financial commitment. Last but not the least is second last है varying interpretation for climate change, कि डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो क्लाइमेट फाइनेंस को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज डिफरेंट इंटरप्रेट करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज फिर डिफरेंट इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस ओवर फेजिंग डाउन ऑफ कोल, कंसर्न ओवर मीथेन एमिशन कट। तो मीथेन की तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कंट्रीज हैं उनको ये इश्यूज हैं। अब हम थोड़ा सा इस चार्ट को अगर डिस्कस करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्या क्या ये जो हमने ऊपर टेक्नोलॉजीज़ डिस्कस की हैं उनमें कितना काम हो चुका है। अगर हम एमिशन क्राइटेरिया, एमिशन को देखें तो एमिशन का जो रिक्वायरमेंट है वो है कि 2030 तक 2019 के बाद 2030 तक 43% जो है वो बिलो होना था। मतलब 2019 के मुकाबले में आहिस्ता-आहिस्ता कम करना था और 2030 तक जो है वो 43% जो है वो कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना था, बट करंटली 2% तक जो है वो कंट्रोल किया गया है। उसके बाद अब हम अडैप्शन की स्ट्रेटजी लें तो अडैप्शन में $215 बिलियन पर ईयर अडैप्शन स्ट्रेटजी के लिए नीड थी। $215 बिलियन जो $221 बिलियन जो है वो अडैप्शन स्ट्रेटजीज के लिए बजट है। लॉस एंड डैमेज का देखें तो $100 बिलियन रखा गया COP27 के अंदर पर ईयर, बट अभी तक उसके लिए कोई रकम नहीं दी गई। अगर हम फाइनेंस को देखें तो फाइनेंस एस्टिमेटेड एट $10 ट्रिलियन पर ईयर नीडेड टू फैसिलिटेट ऑल क्लाइमेट एक्शन। 10 ट्रिलियन है, बट जो $100 बिलियन पर ईयर है। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को डिस्कस करें, टेम्परेचर होल राइज विद इन 1.5 डिग्री फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम, जो अभी तक उसकी एवरेज को हम अडॉप्ट नहीं कर पाए। अगर हम इसके वे फॉरवर्ड्स को अब डिस्कस करें कि फर्दर, हमने डिस्कस किया एजेंडा क्या था कि कंसर्न क्या रहे हैं, अब फर्दर अगर वे फॉरवर्ड्स
वर्ल्ड को चाहिए तो क्या हो, सबसे पहले तो जो कमिटमेंट की गई है COP27 एंड COP28 के अंदर कमिटमेंट है क्लाइमेट टारगेट फाइनेंस, उसको कमिट किया जाए और उसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि जब तक डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी और वो अपने क्लीन एनर्जी की तरफ नहीं जाएँगे, आप क्लाइमेट चेंज का जो टारगेट है उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते। उसके बाद है क्लियर रोड मैप एंड टाइमलाइन दिया जाए, चाहे आपकी ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी करनी है, आपने एमिशन टारगेट को कंट्रोल करना है, आपने अगर फाइनेंस फंड रखने हैं, जो भी करना है उसका स्पेसिफिक रोड मैप एंड टाइमलाइन दी जाए, क्योंकि जब तक टाइमलाइन नहीं दी जाएगी, चीज़ें सही नहीं हो सकती। उसके बाद एनडीसीज़ नेशनल एनडीसीज मीन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि जब तक हर कंट्री उसके अंदर कंट्रीब्यूट, क्लाइमेट चेंज का एक इशू ये है कि जिसके अंदर जितने भी सिग्नेचरीज हैं 195 कंट्रीज जो है वो यूनाइटेड नेशन से सिग्नेचरी हैं, 197 कंट्रीज ने COP27 COP28 में हिस्सा लिया, 200 कंट्रीज भी एमिशन के अंदर टोटल है। जितने भी कंट्रीज उसके सिग्नेचरीज बनते हैं उन सब कंट्रीज को मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर कुछ कंट्रीज करते हैं और कुछ कंट्रीज जो है इस नेशनल एक्शन प्लान को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, तो अ, जो डिजायर्ड बेनिफिट्स हैं, डिजायर्ड गोल्स हैं, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। उसके ऊपर प्रॉपर लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी की जाए। लेजिस्लेशन और पॉलिसी में क्या है, इंटीग्रेट क्लाइमेट कंसिडरेशन इनटू एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर, और जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, किस लिहाज से उनको ट्रेनिंग दी जाए, रिसोर्सेज दी जाए। रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, आपका टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाएगा एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी आ जाएगी। उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जाए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद आसियान है, जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे जो हैं वो मिलकर कोऑपरेट करें। और उस कोऑपरेट में क्या होगा, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होंगे उनको फाइनेंशियली एंड रिसोर्सफुल सपोर्ट की जाए, और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर जो है वो कॉम्पिटेंसी दी जाए, उनको एक टारगेट दिया जाए, उनको बताया जाए, और उनको एक टाइमलाइन एंड रोड मैप दिया जाए, एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना के रोड मैप दिया जाए, तो कि ये रोड मैप है और इस रोड मैप के मुताबिक एट द एंड आपने ये फुलफिल करना है। दैट इज रिगार्डिंग COP28। अब COP28 के अंदर हमने तकरीबन सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा कि कॉप जो 3 हुई थी 1997, और वहाँ से लेके 2023 COP28 तक, सॉरी 2027 कॉप तक जो एजेंडा फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को ग्रोथ की गई, उन नए-नए एजेंडा, नए-नए ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको इंक्लूड किया गया। उसके बाद हमने देखा कि COP27 में क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी। फिर हमने COP28 का एजेंडा देखा। COP28 के एजेंडे को हमने ब्रीफली डिस्कस किया। COP28 के एजेंडे के बाद हमने उसके की कंसर्न देखे। फिर हमने उनका कंपैरिज़न देखा कि क्या-क्या मोटिव ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, क्राइटेरिया रहे हैं, और उन क्राइटेरिया को 2019 के बाद किस तरह फॉलो किया गया, और ऑब्जेक्टिव क्या सेट किए गए और उसको कितनी हद तक फॉलो किया गया, और उसके बाद हमने उसके वे फॉरवर्ड डिस्कस किए। अगर इसके रिकॉर्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आई विल बी अवेलेबल देयर फॉर दैट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को, ड्रीम अचीवर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।